Hello, I am Shahnawaz, and in this video lecture we will continue magnetic effects of electric current with the topic direct current, that is DC, and the direct current generator, DC generator. इसके पहले लेक्चर में हमने AC अल्टरनेट करंट और AC जनरेटर ये डिस्कस किए हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज हम डायरेक्ट करंट DC और DC जनरेटर से। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट करंट ये डीसी होता क्या है। तो हम डेली लाइफ में कई बार ये वर्ड यूज़ करते हैं डीसी। हम कभी पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए कहते हैं कि ये डीसी पर ऑपरेट हो रहा है, या हम कहते हैं वहाँ पर डीसी वोल्टेज मिल रहा है। तो ये डीसी वर्ड एक्चुअल में होता क्या है? तो ऑब्वियसली इसका जो फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं सामने, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट वर्ड से मीनिंग यहाँ पर होता क्या है? तो डायरेक्ट करंट बेसिकली ये शो करता है कि इस पर्टिकुलर केस में करंट की डायरेक्शन डायरेक्टेड होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये चेंज नहीं होती विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसे आपको याद आ रहा होगा, इसके पहले जब हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था तब अल्टरनेटिंग करंट की कुछ इस तरह की वेवफॉर्म हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जो हो था उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। इट वॉज द बाई डायरेक्शनल करंट। इट मीन्स कि कभी लेफ्ट टू राइट, कभी राइट टू लेफ्ट। इट मीन्स इट इज़ डिनोटेड बाय द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी। आप देख पा रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही थी, कंटिन्यूसली वेराइंग थी। बट यहाँ पर जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट में कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, डायरेक्ट करंट के केस में इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, यह हमेशा कांस्टेंट होती है, या हम इसे कह सकते हैं स्टेडी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमेशा एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये डायरेक्टेड होती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। हम डायरेक्ट करंट की अगर सोर्सेज की बात करें तो डायरेक्ट करंट का सबसे अच्छा सोर्स होता है या तो सेल हो सकता है, या कोई डीसी बैटरी हो सकती है, या डेफिनेटली डीसी जनरेटर भी हो सकते हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में डीसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं किस तरह से एक सेल यहाँ पर लगाया हुआ है हमने एक सर्किट में। इस सेल को जब हमने कनेक्ट किया किसी बल्ब से या किसी पर्टिकुलर अप्लायंस से, तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इट मीन्स कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। हम कह सकते हैं इफ़ द करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन द करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। द सोर्स ऑफ द डायरेक्ट करंट इज जनरली अ सेल और अ बैटरी or DC generator, and the current is represented as shown in the figure. This current is direct because it always has a positive value, and it's steady because its value does not change with respect to time. I hope कि आपको डायरेक्ट करंट समझ में आया होगा, इसका डिफरेंस समझ में आया होगा अल्टरनेटिंग करंट के साथ में। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर के बारे में। तो देखिए अभी आपको सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है। प्रैक्टिकली मार्केट में इस तरह से अवेलेबल होते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर। ऑब्वियसली सी बात है, इसके और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, बट नॉर्मली इट्स वन ऑफ द पॉपुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीसी जनरेटर। तो अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि डीसी जनरेटर और इसके पहले हमने जो एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है, इसके जो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग सिमिलर होता है। मैं लगभग सिमिलर क्या, मैं बोलूँगा एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, बस एक छोटा सा वेरिएशन होता है, वो हम आपको बताएंगे क्या होता है। ऑब्वियसली जब कंस्ट्रक्शन सेम है तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग भी दोनों का सेम ही होता है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर आपने एसी जनरेटर प्रिपेयर किया हुआ है तो आप ऑब्वियसली डीसी जनरेटर भी लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बस एक छोटे से वेरिएशन की ज़रूरत होती है। Like AC generator, principle of working of DC generator is based on electromagnetic induction. Electromagnetic induction हमने पढ़ा है किस तरह से किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जब किसी कॉइल से चेंज होती है, तो कॉइल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज होने की वजह से कॉइल में एक EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है, जिसकी वजह से उस कॉइल से एक करंट भी इंड्यूस्ड हो जाती है। इस तरह से मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। When the number of magnetic line of forces through a closed loop changes, induced EMF and induced current is produced in the coil. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है अभी आपको, किस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी एक कॉइल है, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप की एक कॉइल नज़र आ रही है जो दो पर्टिकुलर मैग्नेट्स के बीच में अवेलेबल है यहाँ पर, और ये कॉइल भी इस मैग्नेट के बीच में क्या होने वाली है, रोटेट होने वाली है ऑब्वियसली सी। और जब ये कॉइल रोटेट होगी तो इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा जिसे कहा जाएगा डायरेक्ट करंट या डीसी,
हाँ, अभी हमने जो स्ट्रक्चर अभी हमने जो देखा डायरेक्ट करंट के लिए कुछ इस तरह का शेप देखा, और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का शेप। तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ कॉल्ड द पल्सेटिंग डीसी। ये जो आप इस तरह का रिपल्स फॉर्म में देख रहे हैं, सो ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी। सो पल्सेटिंग डीसी बेसिकली एक तरह का इम्प्योर फॉर्म होता है डीसी करंट का। मतलब जब इस तरह का पल्सेटिंग डीसी आपको डीसी जनरेटर से मिलता है, फिर आप इसे फ़िल्टर से पास करते हैं, देन आफ्टर फिल्टरिंग हमें इस तरह की वेवफॉर्म या इस तरह का स्ट्रक्चर डीसी वेवफॉर्म का नज़र आता है। तो चलिए देखते हैं डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मैं ऑलरेडी जैसे कह चुका हूँ कि डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग सिमिलर है। सो डीसी जनरेटर ऑल्सो कंसिस्ट 4 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ अ फील्ड मैग्नेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड मैग्नेट्स को इस तरह से आपके सामने नज़र आ रहे हैं। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। सो फील्ड मैग्नेट NS इज़ अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन इट्स पोल्स। सेकेंड वन इज़ आर्मेचर। आर्मेचर भी आप देख सकते हैं इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल शेप का आपको आर्मेचर नज़र आ रहा है। आर्मेचर इज़ अ कॉइल हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर माउंटेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। दिस आर्मेचर PQRS। लेट अस कंसिडर कि इसका जो नॉमिनेशन है वो कुछ इस तरह से, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R एंड दिस वन इज़ S। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो 4 एंड्स हैं, उन 4 एंड्स के जो हमने नाम दिए हैं PQRS। सो दैट्स वाई दिस आर्मेचर कॉइल इज़ नॉमिनेटेड एज ए PQRS। So this armature coil is placed in between the strong magnet NS। सो जैसा हम जानते हैं कि बेसिकली अभी आपको जो स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है ये एक तरह की सिंगल कॉइल है, बट प्रैक्टिकली ये कॉइल सिंगल नहीं होती है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू अगर आपको देखना है तो आप डीसी मोटर वाला जो लेक्चर है हमारा उसको ज़रूर देखिए एक बार। उसमें इसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू पूरी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस तरह से ये होता है, किस तरह से एक आर्मेचर जो है वो नंबर ऑफ़ कॉइल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक पर्टिकुलर सॉफ्ट आयरन कोर पर वाउंड होती है। ठीक है, सो उसका एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू डीसी मोटर वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से शो किया हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो द थर्ड कंपोनेंट इज़ बेसिकली स्प्लिट रिंग्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, स्प्लिट रिंग्स। सो स्प्लिट रिंग आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह से, देखिए येलो कलर के, ये स्प्लिट रिंग है। इनको नाम दिया है स्प्लिट। स्प्लिट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि देखिए ये जो रिंग है ये बीच में से स्प्लिट है, कटा हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली 2 हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हाफ पार्ट जो है वो बेसिकली आर्मेचर के एक पार्ट से कनेक्टेड है और दूसरा हाफ पार्ट आर्मेचर के दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग है इसे नाम दिया गया है, दैट इज़ R1 एंड R2। सपोज़ ये लेफ्ट हैंड वाला दिस इज़ R1, राइट हैंड वाला जो येलो हाफ रिंग है दिस इज़ R2। सो R1 अगर मैंने जिस तरह से इसको नॉमिनेशन किया था हमने PQ एंड PQRS। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि R1 स्प्लिट रिंग R1 इज़ कनेक्टेड विद द P एंड split ring R2 is connected with the S. So split ring is a ring cut into the 2 parts R1 and R2. R1 is connected to P and R2 is connected to the S. These rings rotate with the armature. ये रिंग्स आर्मेचर के साथ ही रोटेट होते हैं। क्लियर। सो अब मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा डिफरेंस बता दूँ। इसके पहले हमने जो AC जनरेटर पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, वहाँ पर हमने स्प्लिट रिंग ना पढ़कर वहाँ पर एक वर्ड पढ़ा था स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, यहाँ पर स्प्लिट रिंग है, वहाँ पर स्लिप रिंग था। और वहाँ पर इस तरह के कटे हुए हाफ रिंग नहीं थे, वहाँ पर पूरे पूरे रिंग थे। तो यही एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में वेरिएशन है AC जनरेटर का और DC जनरेटर का। इसके अलावा सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग और स्प्लिट रिंग, ये दो जो टर्म्स हैं कि AC जनरेटर में नॉर्मली स्लिप रिंग का यूज़ होता है और DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का यूज़ होता है, बस आपको ये याद रखना है। सो जैसा हमने कहा बेसिकली जो रिंग्स हैं आपके स्प्लिट रिंग हैं, ये स्प्लिट रिंग आर्मेचर के साथ ही रोटेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड है इनके साथ में। अब इसके बाद आर्मेचर को एक्सटर्नल सर्किट के साथ में कनेक्ट रखने के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और होता है, दैट इज़ ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस होते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में सेल्फ लिब्रिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड थिंग, ग्रेफाइट कंडक्शन की प्रॉपर्टी भी रखता है। सो ब्रशेस और द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है इन्हें नॉर्मली। ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इन्हें नाम दिया गया है B1 B2। सपोज लेफ्ट वाला B1 है, राइट वाला B2 है। दिस तरह से लेफ्ट वाला जो ब्रश है वो दैट इज़ ए B1 और राइट वाला जो ब्रश है दैट इज़ B2। सो B1 एंड B2 आर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स मेड ऑफ द ग्रेफाइट। द स्प्लिट रिंग मेंटेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस। क्लियर। ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है आपके
जो आपके रिंग्स हैं, ठीक है, इनको कांटेक्ट में रखता है एक्सटर्नल सर्किट के साथ में। अच्छा, ये जो ब्रशेस होते हैं, ये ब्रशेस भी प्रैक्टिकली किस तरह से अपीयरेबल होते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, इसको भी देखने के लिए आप डीसी मोटर वाला जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने प्रैक्टिकल ओवरव्यू को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। सो फाइनली आप देख सकते हैं इस तरह के ओवरव्यू के बाद में आपके सामने जो डीसी, आपको डीसी करंट नज़र आ रहा है इस तरह से। अगेन ये डीसी प्योर डीसी ना होकर किस तरह का है, पल्सेटिंग डीसी है। दिस इज़ पल्सेटिंग डीसी। इस पल्सेटिंग डीसी को जब आप फिल्टर करते हैं तब आपको फिर जाकर इस तरह का प्योर डीसी वाला फॉर्म मिलता है। और पल्सेटिंग डीसी को नॉर्मली फ़िल्टर करने के लिए या प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है। कैपेसिटर्स की मदद से आप पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं अभी आप सामने कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही है। कुछ इस तरह का जो आपका डीसी जनरेटर है वो इंटरनली प्रैक्टिकल ओवरव्यू में कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ में ही कनेक्टेड है आपका आर्मेचर। या आर्मेचर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी कॉइल की वाइंडिंग्स होती है कुछ इस तरह की। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की कॉइल वाइंडिंग्स होती है। और जो मैग्नेट्स वाली बात होती है, तो मैग्नेट नॉर्मली परमानेंट मैग्नेट भी होते हैं और इस तरह से क्रिएटेड मैग्नेट भी होते हैं या कॉपर बाउंड मैग्नेट भी होते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर एक पोल मतलब वन पेयर ऑफ पोल हो सकता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, या टू पेयर ऑफ पोल भी हो सकते हैं इस तरह से, या थ्री पेयर ऑफ पोल भी हो सकते हैं, फोर पेयर ऑफ पोल्स भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के जनरेटर्स होते हैं। जितने नंबर ऑफ पेयर पोल्स बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का करंट जो है हमें मिलता है, या उतनी ज़्यादा रेटिंग का हमें करंट यहाँ से मिलता है। तो चलिए वर्किंग पर आते हैं। वर्किंग भी एज इट इज़ बिल्कुल एसी जनरेटर की तरह ही है। As the armature is rotated, the number of magnetic line of forces passing through the armature coil changes. Because of this, an induced EMF and induced current flows in the coil. We can understand the direction of current in the two parts. हम पढ़ेंगे इसे। तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट होती है, तो डेफिनेटली नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है वो इन कॉइल्स से चेंजेस होती हैं कंटिन्यूसली। और इसकी वजह से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाती है और उसी करंट को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे इसकी पूरी वर्किंग को। तो अभी फर्स्ट पार्ट में अभी आपको सामने जो एक पिक्चर नज़र आ रही है ये वाली। सो दिस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। दिस इज नॉमिनेटेड एज ए PQRS, इज ऑलरेडी सेड। इट इज़ कनेक्टेड, P इज़ कनेक्टेड विद द R1 और R2 क्या है, स्प्लिट रिंग। सो P इज़ कनेक्टेड विद द R1, S इज़ कनेक्टेड विद द R2। अगेन R1 जो है वो B1 से कनेक्टेड है, B1 इज़ अ ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अगेन R2 इज़ कनेक्टेड विद द B2 इज़ ऑल्सो अ ब्रश। और आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट के लिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R लिया हुआ है, लोड R, जिसे हम नॉर्मली लोड वर्ड से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, ये जो आर्मेचर है PQRS, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सपोज हमने कंसिडर किया है इट इज़ रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये रोटेट होगा तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पर जो आर्मेचर की आर्म PQ है, इसकी आर्म PQ और इसकी आर्म RS, PQ की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और RS की क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर। तो जब आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो PQ जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और RS डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी है और कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन भी है। सो यहाँ से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर्टिकुलर कॉइल में जो करंट इंड्यूस होने वाली है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगेन वी विल यूज़ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो एसी जनरेटर में भी हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ही यूज़ किया था। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस तरह का होता है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि अगर आपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच किया हुआ है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप राइट हैंड को इस तरह से ओरिएंट कीजिए कि इसकी जो फोर फिंगर है, दिस वन फोर फिंगर रिप्रेजेंट करे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इट मीन्स फोर फिंगर ओरिएंट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में, और थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को। सो श्योरली
जो सेंट्रल फिंगर होगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रही होगी। सो यहाँ पर इस कंडीशन में आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाकर देखिए, आपकी जो फ्लेमिंग की फोर फिंगर राइट हैंड की फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में इस तरह से ओरिएंट कीजिए, और जो थंब है उस थंब को आप ओरिएंट कीजिए इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में इस पी क्यू के लिए। सो आप पाएंगे कि बेसिकली इस पी क्यू से करंट फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से ऊपर की तरफ, पी से क्यू की तरफ, पी टू क्यू। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पी क्यू में करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट हो गई है। अगेन आर एस के लिए भी अगर आप इस तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो आर एस के लिए भी जब आप देखेंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन तो सेम है, यहाँ पर करंट कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इट मीन्स कि आपका थंब जो है वो अब नीचे की तरफ आ जाएगा, तो श्योरली आपकी जो सेंट्रल फिंगर होगी वो अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन शो करेगी इस तरह से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्यू में जो करंट की डायरेक्शन है वो पी टू क्यू और आर एस में जो करंट की डायरेक्शन है वो आर टू एस है। इट मीन्स कि जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से पी क्यू आर एस इस तरह से, और ये यहाँ पर इस स्प्लिट रिंग आर टू और ब्रश बी टू से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, देखिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा और फिर फाइनली इस R2 और B2 से होता हुआ इस एक्सटर्नल सर्किट में आता हुआ इस रजिस्टर R से क्रॉस होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो रजिस्टर R है आपका, उस रजिस्टर R में अभी करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से राइट टू लेफ़्ट आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रजिस्टर R में करंट की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ़्ट। सो फिगर ए शो द आर्मेचर रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन during the first half rotation. When PQRS is horizontal, the segment PQ is moving upward and the segment RS is moving downward. By Fleming's right hand rule, the current flows from P to Q and from R to S. The current flows from right to left in the external circuit through the resistance R. तो चलिए फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद अब बात करते हैं सेकंड हाफ रोटेशन की। अब देखिए रोटेट हो चुका है, पहले पी क्यू इस तरफ सा लेफ्ट हैंड की तरफ, अब देखिए पी क्यू कहाँ आ गया, राइट हैंड की तरफ, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। अगेन जो एस आर था इस तरह से राइट हैंड की तरफ, अब एस आर आ गया है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो एज इट इज़ बिल्कुल सेम, सिर्फ यहाँ पर पोजीशन जो है अपोजिट हो गई है पी क्यू और आर एस की एक दूसरे के लिए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगेन आप यहाँ पर क्या कीजिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए सेम, कि आपकी राइट हैंड की जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करे, जो थंब है वो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करे। सो डेफिनेटली जो सेंट्रल फिंगर होगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी। तो अगेन जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है आप पी क्यू के लिए भी अप्लाई कीजिए, एस आर के लिए भी अप्लाई कीजिए। तो सपोज़ पहले आपने अप्लाई किया एस आर के लिए, जब आपने अप्लाई किया तो अब आप यहाँ पर पाएंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है अगेन आपको मिलेगी इस तरह से ऊपर की तरफ, और पी क्यू के लिए करंट की डायरेक्शन मिलेगी इस तरह से डाउनवर्ड, क्यू टू पी। तो अब आप यहाँ पर भी देखेंगे इस तरह से, तो करंट की जो डायरेक्शन है बेसिकली हो रही है एस आर क्यू पी, और फिर यहाँ से करंट जो फ्लो होगा वो R1, और फिर देखिए अब यहाँ पर R1 के कांटेक्ट में कौन है, B2। क्लियर? तो R1 और B2 से होता हुआ करंट अगेन R से पास होगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि R से अभी भी करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट। पहले वाले केस में भी राइट टू लेफ्ट था, अभी भी राइट टू लेफ्ट है। इट मीन्स कि आर्मेचर के रोटेट होने की वजह से रजिस्टर R से फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं हुई। तो यही तो कहता है डीसी का कॉन्सेप्ट कि करंट की डायरेक्शन यहाँ पर कभी भी चेंज नहीं होती, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमें फाइनली डीसी करंट यहाँ पर मिल रही है। अगर मैं पल्सेटिंग डीसी की बात करूँ तो पल्सेटिंग डीसी भी हमें मिल रहा है कुछ इस तरह का। ठीक है, कुछ इस तरह का पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, दोनों केसेस में नेगेटिव हाफ साइकिल है नहीं। तो इट मीन्स कि हमें सिंगल डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फील्ड मिल रही है। सो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ रोटेशन व्हेन PQRS is again horizontal, the segment SR is moving upward and the segment QP is moving downward. By Fleming's right hand rule, the current flows from S to R, and Q to P, the current flows from the right to left from the external circuit R. Clear? Thus in the DC generator the current always flows in the same direction through the R, as already said in this condition also. Therefore the current produced is called direct current. This happens due to the split ring arrangement. Again I am repeating, this is happening due to the split ring arrangement.
थस स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग द डायरेक्ट करंट। आपको याद रखना है सारा की सारा कंस्ट्रक्शन एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिंग चेंज हुआ है। वहाँ पर स्लिप रिंग था, यहाँ पर स्प्लिट रिंग है। तो यहाँ पर डीसी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कौन सा हुआ, ये स्प्लिट रिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है जो डीसी प्रोड्यूस करता है या डीसी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो होता है आपका स्प्लिट रिंग। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ईजी लेक्चर था। अगर आपको कोई डाउट आता है करंट की डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने में या कुछ और चीज़ें समझने में, तो आप इस लेक्चर को बार बार देखिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है आपको, तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी योर क्वेरीज, डेफिनेटली आई विल गिव द सॉल्यूशन। और इसके बाद अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरा फेस आइकॉन सामने नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो फर्दर लेक्चर्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।